External Affair Insights। कल्पना कीजिए कि यूरोप के कई देश जैसे कि फ्रांस और जर्मनी अपने डिफेंस बजट को अपने जीडीपी के 2 से 3% तक बढ़ा चुके हैं। यदि यूरोप के पिछले 2 से 3 दशकों का इतिहास देखा जाए तो यह अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना होगी। अचानक से वहां पर भारत, नेपाल और यहाँ तक कि अफ्रीका से माइग्रेट होने वाले लोगों को यूरोप के फ्यूचर यूरोपियन आर्मी के लिए उनका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पोलैंड, रोमानिया और इटली जैसे देशों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है और डेडली वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिन और रात तक काम कर रही हैं। लेकिन आखिर ये सभी चीज़ें इतनी तेज़ी से क्यों हो रही होंगी? अगर भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आखिर ये किस ओर संकेत करेगी? क्या ये भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़े फ्यूचर वॉर की ओर इशारा कर रही होंगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जिस पर हम दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके नॉलेज को इन्हांस करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस वीडियो पर। नेटो, जो दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ईयर 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे उस समय सोवियत यूनियन के एग्रेशन से रोकने के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ को सोवियत से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था और बीते 7 दशकों में इसने काफ़ी सक्सेसफुली इसे अचीव भी किया है। लेकिन क्या हो यदि इस प्रकार की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर ऐसे मिलिट्री ट्रीटीज़ भविष्य में जाकर के समाप्त हो जाए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा भविष्य में होने वाला है, परंतु हम सिर्फ एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं कि यदि भविष्य में ऐसा होता है तो फिर इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बीते कुछ समय में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों को भी देखा जाए तो यही समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो के बहुत ज़्यादा फेवर में दिखाई नहीं देते हैं और उन्होंने नेटो में यूएसए द्वारा किए जा रहे खर्चों में कटौती करने के बारे में भी संकेत दे दिए हैं। हालांकि इन सभी कारणों से कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि नेटो आने वाले समय में समाप्त होने वाला है। यहाँ पर बस हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, भविष्य में किस प्रकार के जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो सकती हैं उसका एक एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि भविष्य में नेटो जैसी ट्रीटीज़ समाप्त होती है तो ऐसे में यूरोप को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश को उठानी पड़ेगी। और यदि ऐसा होता है तो फ्यूचर में यूरोप की किस प्रकार की आर्मी होगी, इसका साइज कैसा होगा और इसके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कैसी होंगी, इन्हीं सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यूरोप ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाए, क्योंकि आज के समय नेटो को एक तरीके से अमेरिका ही चला रहा है। परंतु अगर भविष्य में अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाता है तो ऐसे में यूरोप के लिए फ्रांस जैसे देशों की अहमियत अपने आप में काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है और फ्रांस के न्यूक्लियर हथियार पूरे यूरोप के लिए एक न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद फ्रांस अकेले पूरे यूरोप को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। यदि भविष्य में अमेरिका नेटो से बाहर निकलता है तो यूरोप के दूसरे अन्य देश फ्रांस के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का शेयरिंग कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो हम यूरोप के कई अलग अलग देशों में लगातार न्यूक्लियर शेयरिंग जैसी घटनाओं को होते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि भविष्य में पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी और इटली जैसे देशों में न्यूक्लियर वेपन्स को सीक्रेटली रखा जाए। हालांकि भले ही फ्रांस के पास एक अच्छी खासी सेना मौजूद है, परंतु फ्रांस की सेना अकेले ही पूरे यूरोप को सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगी और ऐसे में यूरोप को एक बहुत ही बड़ी यूरोपियन आर्मी बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्हें बिलियंस ऑफ यूरोस इन्वेस्ट करने होंगे। और इसके लिए यूरोप के कई देश जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी, इटली जैसे देशों को बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी होगी
और उन्हें अपने डिफेंस बजट को अपने जीडीपी के 3 से 4% तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव यूरोप के लोगों के लग्जरियस लाइफस्टाइल और हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। और ऐसे में दुनिया का गार्डन कहा जाने वाला यूरोप शायद दुनिया का गार्डन नहीं रह पाएगा। जहां आज के समय यूरोप में फॉरेन इमिग्रेंट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, यदि भविष्य में नेटो जैसे संगठन समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे में उल्टा उन्हें विदेशों से लोगों को मंगवाने की आवश्यकता होगी और उन्हें भारत, नेपाल और यहाँ तक कि अफ्रीकी मूल के लोगों को फ्यूचर यूरोपियन आर्मी के लिए रिक्रूट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नेटो की एब्सेंस में फ्यूचर यूरोपियन आर्मी में लाखों की तादाद में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई फ्यूचर यूरोपियन आर्मी बनती है तो इसमें 10 से 20% तक के हाई ऑफिशियल पोजीशंस को यूरोपियन लोगों द्वारा ही फिल किया जाएगा। और हो सकता है कि बाद में चल कर के यूरोप में ऐसे लॉज भी बनाए जाए जिसमें वहाँ पर एक सर्टेन एज ग्रुप वाले लोगों को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने की प्रावधान भी रखा जाए। यदि आज के समय हम रशिया के करेंट मिलिट्री साइज को देखें तो आज के समय रशिया के पास तकरीबन 12 से 15 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स है और 20 से 25 लाख तक रिजर्व मिलिट्री है। वहीं आज के समय रशिया के पास 30 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अवेलेबल है। इसकी तुलना में यदि हम यूरोप की आर्मी को देखें तो यह काफ़ी कम है। और आज के समय में यूरोप की मिलिट्री और रशिया की मिलिट्री का साइज का अनुपात 1:10 का है, यानी कि यूरोप को यदि भविष्य में रशिया के अगेंस्ट एक मिलिट्री खड़ी करनी है तो उसे अपने मिलिट्री बजट को 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यदि भविष्य में नेटो जैसे संगठन समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे में बाल्टिक के सभी छोटे छोटे देश जैसे कि इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जैसे देश इस प्रकार की फ्यूचर यूरोपियन आर्मी पर काफ़ी हद तक रिलाई करेंगी। आज के समय यदि देखा जाए तो यूके आज यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, परंतु इसके बावजूद यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो यूके भी इस प्रकार के फ्यूचर यूरोपियन आर्मी में अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि यूके का यूएसए के साथ में काफ़ी क्लोज टाइज जरूर होंगे, परंतु साथ ही साथ वो इस प्रकार की यूरोपियन आर्मी में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। और यदि भविष्य में वाकई में अमेरिका नेटो से बाहर निकलता है तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका की इम्पोर्टेंस यूरोप में काफ़ी हद तक घट जाएंगी और यूरोपियन कंट्रीज़ कई अलग अलग देश जैसे कि चाइना और इंडिया के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से चाइना और रशिया के बीच एक गठजोड़ देखने को मिला है, इसे ध्यान में रखते हुए यूरोपियन देश चाइना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज नहीं रखेंगे और यूरोपियन देशों के चाइना के साथ टाइज केवल ट्रेडिंग और इकोनॉमिक फ्रंट पर ही दिखाई देंगे। वहीं यदि हमारे देश भारत की बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसे स्थिति में भारत यूरोपीय देशों के लिए काफ़ी अहम साझेदार बन करके उभरेगा, क्योंकि भारत उस समय इकलौता सबसे बड़ा गणतांत्रिक राज्य होगा जिसे यूरोप अपने एक अहम साझेदार के तौर पर देखना चाहेगा। ऐसी स्थिति में भारत इकलौता ऐसा मेजर पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जो कि यूरोप के साथ कोऑपरेट करते हुए वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस प्रोवाइड करेगा। ये केवल इंडिया ही होगा जो कि उस समय यूरोप और रशिया के बीच में एक मीडिएटर की तरह भूमिका निभा पाने में सक्षम होगा और भविष्य में भारत और यूरोप के बीच में कई प्रकार के डिफेंस डील्स और डिफेंस कोऑपरेशन होते हुए भी दिखाई देंगे। आगे चल करके यूरोप और भारत के बीच में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री वेपन्स का जॉइंट प्रोडक्शन होते हुए भी देखा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि क्या भविष्य में इस प्रकार की और लगातार बढ़ते सैन्य खर्चों की वजह से क्या दुनिया में एक बड़ा वॉर देखने को मिलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर दुनिया में इसी प्रकार से हथियारों की होड़ बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर एक फ्यूचर वॉर देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज के समय दुनिया को इसे समझते हुए इस पर इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज के समय ज़रूरत है कि दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश किया जाए और सभी देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। नहीं तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया को एक बड़े फ्यूचर वॉर की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। आशा करते हैं कि पूरी दुनिया इसे जल्द से जल्द समझ पाएगी और एक समझदारीपूर्ण निर्णय ले पाने में सक्षम होगी। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आपके इस विषय में क्या राय है।
तो आपसे मैं आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि यदि भविष्य में नेटो जैसे संगठन समाप्त हो जाते हैं तो इसके वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव होते हुए देखने को मिलेगा और किस प्रकार से ऐसी घटनाएं भारत और यूरोप के संबंधों को वापस से प्रभावित करेंगी। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को सही से समझ करके लिख पाएंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे यह विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।